आप भाग्यशाली लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाग्यशाली क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ संतान बनाने की राह पर आपने पहला कदम रखा है। आप लोग ओपन माइंडेड हो, कुछ नया सीखने की, करने की क्षमता रखते हो। आपको लगता है कि आपकी संतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने और जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की भी आपकी तैयारी है। क्योंकि आज के वेबिनार के लिए काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। शायद वो लोग कोई काम में बिजी होंगे, कोई आराम कर रहा होगा, कोई टाइम पास कर रहा होगा। लेकिन प्रेगनेंसी के पीरियड में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके संतान को नर्चर करने की, उसे इग्नोर करके वो लोग बाकी सब काम कर रहे हैं और आप भाग्यशाली लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। हर स्त्री माता नहीं बन सकती, कुछ सिलेक्टेड स्त्रियां ही माँ बन सकती है। ये सिलेक्शन कौन करता है? भगवान। भगवान क्या करता है कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है और अपना अंश उनकी कोख में रख देता है और आगे की जिम्मेदारी वो माँ को सौंप देता है। यानी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में माँ एक क्रिएटर के रोल में है। भगवान ने अपना अंश आपकी कोख में रखा है और आपको जिम्मेदारी दी है कि आप अभी वो अंश को नर्चर करो। आप जैसे चाहो वैसे उसे बनाओ, जो गुण चाहते हो, जैसा व्यक्तिमत्व चाहते हो, जैसा लुक चाहते हो, वैसे आप बनाओ। यानी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको खरा उतरना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है, यही आपको गर्भ संस्कार सिखाने वाला है। संस्कार यानी क्या? अच्छे गुणों को बढ़ाना, वर्धन करना, और जो निगेटिविटीज है या जिसे कहते हैं दोष, वो दोषों को निकाल डालना, उसे ही संस्कार कहते हैं। जैसे कि दूध हम लेते हैं, दूध से क्या क्या बना सकते हैं? दही भी बनाया जाता है, घी भी बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है। कैसे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं दूध से? जिस प्रकार के संस्कार आप दूध पे करोगे उसी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होगा। यानी जैसे संस्कार करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे ही अपनी संतान के बारे में भी है। ये प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में आप जिस प्रकार के संस्कार करोगे उस प्रकार का रिजल्ट आपको आपके बेबी में दिखने वाला है। ये 9 मंथ्स के दौरान आपका बेबी आपकी आंखों से दुनिया देख रहा है। वो पूरी तरह से आपके साथ में अटैच है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी तरफ से जिस प्रकार के रिफ्लेक्सेस आपके बेबी तक पहुंचेंगे वैसे वैसे चेंजेस और डेवलपमेंट आपके बेबी में होने वाली है और डिलीवरी के दिन उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसीलिए ये जो 9 मंथ्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बेबी को नर्चर करना, सही तरीके से नर्चर करना, श्रेष्ठ संतान बनाना, इसका पूरा मार्गदर्शन आपको गर्भ संस्कार से मिलने वाला है। आज इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ और रोज 80,000 बर्थ होते हैं, यानी रोज 80,000 बच्चे जन्म लेते हैं। अभी ये 80,000 बच्चे
सबके सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? नहीं ना। उसमें से बहुत कम बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेंगे, बाकी के सब ऑर्डिनरी। कौन बता सकता है ऐसा क्यों है? सभी के सभी बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं जन्मते? 80,000 बच्चे रोज जन्म लेते हैं। क्या कारण हो सकता है? यही हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। और एक ऐसा देश है कि जिसका पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो देश पूरी दुनिया पर राज करता है। मैक्सिमम पेटेंट्स उनके नाम पर है। 30-40% नोबेल प्राइज विनर उनके कंट्री से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड की जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट है, हर साल वर्ल्ड में से 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। तो ये 10 रिच लोगों में से 30-40% लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कंट्री से। अभी इतना छोटा कंट्री है, इतनी कम पॉपुलेशन है, तो भी इनके नाम पे इतने ज़्यादा चीज़ें कैसी रिकॉर्ड की गई है? ये पूरी दुनिया को इसके ऊपर ताज्जुब हमेशा होता था। इसीलिए इस बात पर काफ़ी रिसर्च हुआ और जिसमें ये बात पता चली कि ये देश की 80-90% प्रेग्नेंट लेडीज प्री नेटल एजुकेशन को फॉलो करती है। इसीलिए इतने अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है कौन सा देश है ये? चैट बॉक्स में प्लीज आप आंसर दे सकते हो। पता है किसी को? ये देश का नाम है इजराइल। सुना है ना सबने? इजराइल पता है सबको? तो इजराइल ये ऐसा देश है कि जो ये मिरेकल्स क्रिएट कर रहा है, और किसके जरिए? प्री नेटल एजुकेशन के जरिए। अभी प्री नेटल एजुकेशन मीन्स क्या? गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार ये देन पूरी दुनिया को भारत ने दी हुई है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले से गर्भ संस्कार बताए गए हैं। बाकी वर्ल्ड में तो अभी अभी रिसर्च हो रहा है, अभी काफ़ी सारे बातें प्रूव हो रही है प्रीनेटल एजुकेशन पर, लेकिन भारतीय संस्कृति ने ये हजारों साल पहले से ये सब बातें बताई गई है। हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो इसके काफ़ी सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं। जैसे अभिमन्यु है, रानी मदालसा है, जीजा माता है, ऐसे काफ़ी सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से काफ़ी सारे लोग, यानी बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं, है ना? आप में से कौन कौन गर्भ संस्कार फॉलो करता है? सबको ही आंसर देना है कि आप में से कितने लोगों को गर्भ संस्कार पता है और आप उसे फॉलो करते। ये सेशन ना हमें इंटरेक्टिव रखना है ना? कि सिर्फ मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप भी काफ़ी सारे चीज़ें शेयर करने वाले हो। आप लोगों से मैं काफ़ी कुछ सीखने वाली हूँ। तो आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है, सबको ही आंसर देना है। कौन कौन? ओके, शुभ्रा कह रही है कि वो मंत्राज सुनती है।
ओके। एक यानी 2-3% पार्ट हो गया मंत्र सुनना। गर्भ संस्कार ये बहुत गहरी प्रोसेस है, बहुत डीप प्रोसेस है। उसमें से मंत्रा सुनना एक पार्ट हो गया, बहुत कम पार्ट हो गया। बाकी लोग कौन कौन क्या करता है प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ, प्रियंका बोल रही है वो बुक्स रीड करती है, वेरी गुड। और बताइए प्लीज़ फास्ट। ओके, ट्विंकल डिवोशनल सॉन्ग्स लिसन करती है। अभी ये आंसर से हमें क्या पता चल रहा है कि हर कोई अपने अपने बिलीफ लेवल से, उनका जो बिलीफ है, उनको जो अच्छा लगता है या उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, वो चीज़ वो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ पार्ट पे काम करोगे, स्नेहा कृष्ण मंत्रा सुनती है तो वो पार्ट में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन गर्भ संस्कार ये पूरी एक क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, हर एक एस्पेक्ट पे काम होना चाहिए। और सबसे पहले तो माँ को अवेयरनेस होना चाहिए कि उसके बेबी के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। तो आप एक एक पार्ट पे काम कर रहे हो। आज हम सीखेंगे कि एज अ होल, यानी सभी एंगल्स कैसे कवर करना है, सभी चीज़ों पे किस प्रकार से काम करना है, ये आज हमें सीखना है। अभी सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। मैं एमडी आयुर्वेद हूँ और मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीजी भी किया हुआ है। मेरे करियर की शुरुआत मैंने एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के तौर पर की थी। और जब मैं आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करती थी उस वक्त स्पेसिफिकली जब एग्ज़ाम पीरियड होता था, एग्ज़ाम पीरियड के वक्त काफ़ी सारे पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों को लेकर। किसी को मेमोरी रिलेटेड कंसर्न होता था, किसी को कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता था, यानी कोई बोलता था कि इसको ये बहुत ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। कोई कहता था इसका दिमाग कम चलता है या बहुत जल्दी भूल जाता है। तो वो लोग पूछते थे, कोई बोलता था ब्राह्मी रसायन दे क्या, कोई बोलता था कुछ टॉनिक दो। शंखपुष्पी के बारे में काफ़ी लोग पूछते थे। लेकिन एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन मुझे ये पता था कि ये ऐसा ब्राह्मी रसायन शंखपुष्पी देने से किसी का मेमोरी पावर या कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ने वाला। उसके लिए बहुत अलग लेवल पे काम करना ज़रूरी है। और तब मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये मेमोरी या कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर दवाई दे के वो नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी में पीजी किया। साइकोलॉजी में जैसे ब्रेन है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, मेमोरी है, ये एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी होता है। डिटेल में सब साइंस को वो हम समझते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी में पीजी किया। साइकोलॉजी में पीजी होने के बाद में एज ए साइकोलॉजिस्ट जब प्रैक्टिस करना शुरू किया आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ में, तब स्कूल से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को रेफ़र किया जाता था। जैसे कोई स्लो लर्नर है, किसी को एकेडमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है या एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, उस टाइप की डिसऑर्डर है। ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर के बच्चों को रेफ़र किया जाता था। अभी जैसे जिनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है तो उनका सबसे पहले क्या किया जाता है, आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे है, वो हमें देखना ज़रूरी होता है।
कि बौद्धिक क्षमता कम होने से उनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है, या बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो भी और कोई वजह से एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले रूल आउट करना होता है। तो जैसे इन लोगों का आईक्यू टेस्ट लेने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट का आईक्यू कम ही आता है। तो ये पेरेंट्स को जब ये चीज़ बताई जाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट है ये मैसेज कन्वे करना, क्योंकि आईक्यू के ऊपर हमारा ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी, रिटेंशन, ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं। आईक्यू जितना अच्छा है उतनी ये सब चीज़ें स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी। आईक्यू जितना कम है उतनी ये कम होगी। यानी जिसका आईक्यू कम है उसे सीखने समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो ये पेरेंट्स को जब बोला जाता था तो पेरेंट्स कहते थे कि मैडम बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप जो बोलो, जितना खर्चा करना है हम खर्चा करेंगे, जितना एफर्ट्स करना है हम एफर्ट्स करेंगे। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे पता था कि न मैं कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ, न वो पेरेंट्स कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आईक्यू का डेवलपमेंट कब हुआ? मदर वूम में ही हुआ। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दरमियान ही आईक्यू का डेवलपमेंट होगा। जन्म के बाद हम उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें आईक्यू पे काम करना है तो कब करना पड़ेगा? प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स। अगर एडीएचडी किसी को है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक जगह पे बैठना और कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेट करना। इन लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ही कम होता है। कम यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, किसी का 3 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का और भी कम, ऐसा कंसंट्रेशन स्पैन होता है इन लोगों का। अगर आप कोई चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे तो सीखोगे कैसे? सीख ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो ये जो एडीएचडी स्टूडेंट है, जब इनकी हिस्ट्री ली जाती है, इनके पेरेंट्स की, स्पेसिफिकली माँ की जब हिस्ट्री ली जाती है, जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी, एंजाइटी में थी, स्ट्रेस थी, कुछ तो भी इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप डाउन्स थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ या इसका परिणाम क्या हुआ? वो चाइल्ड भी उस प्रकार का बना। चाइल्ड की जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट हुआ ये सब मेंटल इमोशनल ट्रॉमा का, और एडीएचडी की डिसऑर्डर बन गई। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी जन्म के बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जन्म के पहले तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में काफ़ी कुछ कर सकते हैं ना। तो उसी वक्त पे काम करना चाहिए। जो भी एफर्ट्स लेना है, जो भी काम करना है, वो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में ही करना है। तो इसीलिए मैंने गर्भ संस्कार पे काम करना शुरू किया। तो ये सब सुनने के बाद में क्या आप लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में काम होना चाहिए? हाँ या ना में आपका आंसर दीजिए। मैं सब लोगों से आंसर चाहती हूँ, चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए प्लीज। क्या लगता है आपको? थैंक यू। संगीता एस बोल रही है, नेहा एस बोल रही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यानी सब लोग एग्री है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच रुचि, आरती, स्नेहा, अंकिता, थैंक यू सो मच।
यानी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में काम होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम एफर्ट्स इन 9 मंथ। वेरी गुड, थैंक यू संगीता। 9 इस पर, इसके लिए इसकी कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। सबको ही लगता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में काम होना चाहिए। अभी कैसे होना चाहिए इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, है ना। ग्लोबल रिसर्च क्या कहता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दौरान माँ जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी महसूस करती है, जो कुछ भी खाती है पीती है, उन सब का इम्पैक्ट बेबी पर होता है। इसीलिए सब कुछ कॉशियसली होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इतना ज़्यादा रिसर्च शुरू है ये चीज़ पर कि नए नए अपडेट्स, नए नए फाइंडिंग्स मिलते रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको ये अपडेट्स मिलते रहे, प्रेगनेंसी में आपने क्या खाना चाहिए, आपने क्या नहीं खाना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, आपने क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके मन में भी डे टू डे लाइफ में आते होंगे। और क्या होता है कि अपने आजू बाजू वाले हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको काफ़ी सारी सलाह देते हैं। कोई बोलता है ये खाओ, उससे उल्टा कोई बोलता है नहीं वो मत खाओ। तो आपको ये जो कन्फ्यूजन होता है सब चीज़ों से, वो कन्फ्यूजन अगर आपको क्लियर करना है और आपको लगता है आपको खुद को सही जानकारी चाहिए, साइंटिफिक जानकारी चाहिए, हर चीज़ के बारे में आप अपडेट होते रहो, तो ये जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। हम रील्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए आपको अपडेट्स देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होते रहेगा। अभी यहाँ पर हमें गेम खेलते हैं कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिख रहे हैं उसको आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक को फॉलो करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इमीडिएटली जो नंबर से आपको मैसेज आया था वेबिनार का उस पे भेजना है। जो सबसे पहले ये तीनों चीज़ को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तो अभी से आपका समय शुरू होता है। फटाफट से कीजिए, फिर हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे चैट बॉक्स में हमने नंबर भी शेयर किया है, वो नंबर पे आप शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट आपका। होने के बाद में चैट बॉक्स में आपको शेयर भी करना है। डन, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक शायद काफ़ी लोगों का हो गया होगा क्योंकि आपकी जनरेशन बहुत फास्ट है, ये मामलों में बहुत एडवांस है। हमें थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आप लोगों को, आप लोग ये चीज़ें बहुत क्विकली करते हो। ट्विंकल ने डन भेजा है, बाकी लोग भी फटाफट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा अभी तक, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो ग्लोबल रिसर्च क्या कहता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दौरान माँ क्या करती है उसका इम्पैक्ट उसके बेबी पे होता है, और वैसे वैसे डेवलपमेंट और चेंजेस बेबी में होते हैं। अभी काफ़ी बार आप लोगों ने भी ये सुना होगा, हम तो बहुत बार ये देखते हैं कि काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं या बैलेंस डाइट लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बेबी का वेट कम है, यानी अंडर वेट है बेबी, जो एक्सपेक्टेड वेट ग्रोथ है वो बेबी की नहीं हो रही है। अभी अगर वो माँ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट ले रही है, प्रॉपर डाइट ले रही है, तो बेबी का वजन बढ़ना चाहिए ना। लेकिन 9 मंथ्स के दौरान सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है। यानी आपके बेबी का सिर्फ शरीर नहीं बन रहा है, शरीर के साथ में मन भी बन रहा है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के आजू बाजू का वातावरण बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, वो खुद पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, तो उसके गर्भ में जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसकी जो सेल ग्रोथ हो रही है, वो सेल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, उसके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से बनेंगे, और वो बेबी का वेट प्रॉपर वेट रहेगा। इससे उल्टा अगर आजू बाजू का वातावरण स्ट्रेसफुल है, वो खुद स्ट्रेस लेने वाली है, निगेटिव एटीट्यूड वाली है माँ, आजू बाजू के लोग भी उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स क्या करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट कैसे लग रहा है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट लग रहा है, निगेटिव इन्वायरमेंट वो लोग फील कर रहे हैं। इसीलिए उनका फोकस, वो सेल का फोकस ग्रोथ पे नहीं होगा, प्रोटेक्शन, खुद को बचाने के लिए वो काम करने वाले। अगर ये सेल का फोकस ग्रोथ पे नहीं है, प्रोटेक्शन पे है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उतने अच्छे से सेल डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होगा, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहेगा, अंडरवेट बेबी रहेगा, बेबी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं होगा। और जन्म के वक्त बेबी का वेट प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडरवेट बेबी है तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वेट अगर बेबी का कम है और ऐसे सिचुएशन में डिलीवरी हो गई, जब तक बेबी माँ के पेट में है वो एक सेफ इन्वायरमेंट में है, उसे बाहर से कुछ इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है, उसको खुद को कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना है। लेकिन जैसे वो ये बाहर की दुनिया में आ रहा है, वो माँ से अलग हो गया है, अभी खुद की लड़ाई उसे खुद लड़ना है, अकेले लड़ना है। बाहर से जो भी वायरस का अटैक हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो रहा है, उसके साथ में उसे खुद को फेस करना है वो सब अटैक, और वो फेस करने के लिए, लड़ने के लिए उसकी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और वेट अगर कम है, प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो बेबी को ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं।
इसीलिए जिनका वेट कम है उन्हें बाकी लोगों को हैंडल नहीं करने दिया जाता, ज़्यादा लोगों को उनको एक सेफ इन्वायरमेंट में रखा जाता है। और प्रॉपर वेट ग्रोथ होने के बाद में, यानी वेट गेन होने के बाद में ही सब चीज़ें अलाउड की जाती है। तो इसीलिए जो है मेंटल स्टेट माँ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सिर्फ अच्छा खा रहे हो इससे कुछ नहीं हो रहा है, आपको अच्छा सोचना भी है, पॉजिटिव भी सोचना है, तभी पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस आपके बेबी तक जाने वाले हैं, तभी प्रॉपर ग्रोथ आपके बेबी की होने वाली है। हमेशा जब आप चेकअप के लिए जाते हो तो आप क्या करोगे, खाने पीने के बारे में काफ़ी कुछ पूछोगे, लेकिन माइंड के बारे में कोई कुछ पूछेगा नहीं कि मेंटल लेवल पे कैसे काम करना है। हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के जन्म के बाद उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, अलग अलग डेवलपमेंट की चीज़ें दी जाती है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, एक्टिविटीज़, क्लासेस, सब कुछ जो भी पॉसिबल है, यानी पूरा लाइफ हम अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन बच्चों का 70 to 80% फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये मदर वूम में ही होता है। इसीलिए ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ के बारे में अगर आप देखोगे तो जमीन के ऊपर जितना पेड़ है उससे ज़्यादा गहरे उसके रूट्स है, उससे ज़्यादा डीप उसके रूट्स है। पेड़ के रूट्स जितने डीप होंगे, जितने गहरे होंगे, उस पे वो पेड़ की लाइफ क्वालिटी डिपेंड रहेगी कि बड़े बड़े आंधी तूफान आए तो वो पेड़ क्या रहेगा, डट के खड़ा रहेगा, कितना भी बड़ा आंधी तूफान आए, क्योंकि उसके रूट्स कैसे हैं, डीप तक गए हुए हैं। वो रूट्स उसे बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, उसे गिरने से बचाएंगे। और वही अगर रूट डीप नहीं है यानी खोखले है तो बहुत जल्दी वो पेड़ गिर सकता है, थोड़ा भी तूफान आया, आंधी आई तो गिर सकता है। ऐसा ही हमारे जीवन के बारे में भी है। अभी ये जमीन के नीचे जो पेड़ के रूट्स है वो क्या है हमारे लाइफ में, वो है गर्भावस्था के 9 मंथ्स। जमीन के नीचे गर्भ में बोलते हैं ना, भूगर्भ कहा जाता है, माती के गर्भ में रहना। वैसे ही हम हमारे माता के गर्भ में रहते हैं 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स के दौरान हमने क्या क्या चीज़ें रिसीव की और किस प्रकार से हमारा व्यक्तिमत्व बना, उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड रहेगी। हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो चैलेंजेस को हम किस प्रकार से फेस करते हैं, एडवर्स सिचुएशन से किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, ये सब ये 9 मंथ्स के ऊपर डिपेंड है। आजकल हम देखते हैं कि कोई एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, जैसे 10th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगा तो उसके बाद में हमें कुछ सुसाइड के न्यूज़ मिलते हैं कि कोई फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, किसी को लव अफेयर में मना किया था, रोका था, जिसके साथ में शादी करनी थी तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं होने पर
बच्चे सुसाइड करते हुए हमें दिखते हैं। ये क्या डिनोट करता है? मेंटल वीकनेस। मेंटली वो लोग स्ट्रांग नहीं हैं, इसीलिए इतना सा एडवर्स सिचुएशन उनके लाइफ में आता है तो उसे भी वो झेल नहीं पाते हैं, उसमें से भी वो बाहर नहीं निकल पाते और गिव अप कर देते हैं, इजी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपका बेबी इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंजेस आए, एडवर्स सिचुएशन आए, उसने डट के खड़ा रहना चाहिए और वो सिचुएशन को, वो चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। तो आपको अभी काम करना पड़ेगा, अभी वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ को अगर आप देखोगे तो उनके लाइफ में इतने ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन थे, चैलेंजेस थे कि एक नॉर्मल आदमी उसे सोच भी नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में आए तो हम लोग बैलेंस रहना बहुत मुश्किल है। आप बता सकते हो ऐसे कौन से सिचुएशंस शिवाजी महाराज के लाइफ में आए थे? चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिए, क्या क्या सिचुएशंस थे? जिसे हम बहुत ज़्यादा एडवर्स कह सकते हैं और उसमें से वो सही सलामत बाहर निकले। उन्होंने अपना दिमाग शांत रखा, उसके ऊपर अच्छे से सोचा, सॉल्यूशन निकाला और उसमें से वो सक्सेसफुली बाहर आए। बताइए, शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र सबको ही पता है ना? तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से एडवर्स सिचुएशन थे उनके लाइफ में? पता नहीं किसी को, या बताना नहीं चाहते हो? क्या है? आगरा में शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था, बहुत बड़ा एडवर्स सिचुएशन था, है ना? हाँ, प्रतापगडावरून सुटका, प्रियंका बोल रही। थैंक यू प्रियंका, वेरी गुड। अफजल खान वध, वेरी गुड पूजा। क्यों इतना देर लगाया? फिर पता तो है सबको। अफजल खान के साथ में मिलने के लिए जाना, प्रतापगढ़ जो उन्होंने प्रतापगढ़ पे अटके हुए थे शिवाजी महाराज, वहां से बाहर निकलना, आगरा में कैद से वहां से बाहर निकलना सही सलामत, ये बहुत बड़े एडवर्स सिचुएशन थे। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग शांत रखा, उसके ऊपर सोचा, प्लान किया और उसमें से सही सलामत वो बाहर आए। तो ऐसे ही आपको अपनी संतान को भी बनाना है। आप में से सबको ही लगता होगा कि मेरा बेबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड रहे, इंटेलिजेंट रहे, लगता है ना? हाँ या ना बताइए। सबको ही लगता है, लेकिन उसे इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें सीखना होगा, समझना होगा। अगर आप हैप्पी रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आपके बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन ऐसे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे जो आपके बेबी के न्यूरल नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएंगे और आपका बेबी इंटेलिजेंट होगा। अभी जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जब होता है, उसके बाद में 14वें दिन पहला ब्रेन सेल जिसे कहते हैं न्यूरॉन,
वो बनता है। और उसके बाद में हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं। ये जो न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करना है दूसरे न्यूरॉन के साथ में। जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है, वो दूसरे न्यूरॉन के साथ में वो शेयर करते हैं केमिकल सिग्नल्स के जरिए। और ये शेयरिंग में वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। ये नेटवर्क को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी बेबी की इंटेलिजेंस लेवल हायर साइड में रहेगी। ये न्यूरल नेटवर्क जितना वीक रहेगा उतनी इंटेलिजेंस लेवल लोअर साइड में रहेगी। अभी अगर एक माँ को ये पता है कि कैसे न्यूरल नेटवर्क बनता है, इंटेलिजेंस लेवल कैसे डेवलप होती है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगी? अपने बेबी को टैलेंटेड बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए काम करेगी, है ना। जैसे अगर माँ दुखी है, स्ट्रेस में है, तो उसके बॉडी में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, कैटेकोलमाइन, इस टाइप के निगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं और जो न्यूरल नेटवर्क को वीक करते हैं और जिससे इंटेलिजेंस लेवल कम रहती है, क्योंकि सीधा नर्वस सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट होता है। अभी बताएं, आप में से जिस माँ को ये बात पता है, क्या वो उस पे काम करेगी? डेफिनेटली करेगी ना। इसीलिए सबसे पहली नीड क्या है? माँ को अवेयर करना। माँ को ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो हमारे कोर्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं? अवेयरनेस मॉड्यूल लिया जाता है। यानी सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आपके बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कौन सी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है, वो अच्छी होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने गर्भ संवाद क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डाइट कैसे लेना चाहिए, डाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, योगा मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे एक एक चीज़ हम सबसे पहले आपको अवेयरनेस मॉड्यूल में सिखाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का भड़ीमार होने वाला है। गूगल से मिलने वाला है, यूट्यूब से मिलने वाला है, आपके आजू बाजू के लोग बताने वाले हैं। तो ये जो भड़ीमार हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इससे आपको क्या तकलीफ होती है, कौन बता सकता है? ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने से क्या दिक्कत आती है, बताइए। अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला तो क्या होगा? सेशन हमें इंटरेक्टिव रखना है। कंफ्यूजन, वेरी गुड डॉक्टर पायल, थैंक यू। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। हम जब कपड़े खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, जितने ज़्यादा कपड़े दिखाए जाते हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ये लूँ कि वो लूँ, क्या करूँ। वैसे ही जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। आपको अगर साइंटिफिक नॉलेज है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप उसमें से कितना भी इंफॉर्मेशन मिले उसमें से सही चीज़ें ही आप फॉलो करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे कोर्स में क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको अवेयरनेस मॉड्यूल दिया जाता है। आप बाकी कोई भी गर्भ संस्कार कोर्स में जाओगे, किसी भी कोर्स में अवेयरनेस मॉड्यूल नहीं है, सिर्फ हमारे कोर्स में अवेयरनेस मॉड्यूल है। एक बार आप अवेयर हो गए कि हमारा काम भी इजी है और आपका काम भी इजी है, क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे का काम क्या हो जाता है?
इजी हो जाता है। अभी जब आपके बेबी की सेल की ग्रोथ हो रही है, आपके बेबी के ऑर्गन्स तैयार हो रहे हैं 9 मंथ्स के दरमियान। ऑर्गन्स किस चीज़ से बने हैं? सेल्स से बने हैं। एक एक सेल आपके बेबी की तैयार हो रही है, एक एक ऑर्गन तैयार हो रहा है। ऐसे वक्त अगर पॉजिटिव इनपुट्स बेबी को दिए जाते हैं तो वो ऑर्गन की, वो सेल की डेवलपमेंट पॉजिटिव होने वाली है। यानी बनते वक्त ही वो ऑर्गन हेल्दी बनने वाला है, वो सेल पॉजिटिव और हेल्दी बनने वाली है। तो डेफिनेटली आपका बेबी भी पॉजिटिव और हेल्दी बनने वाला है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? मेडिटेशन, स्पेसिफिकली मेडिटेशन विथ अनबॉर्न चाइल्ड। और वो भी कब? रात को सोते वक्त। क्योंकि हम दिन भर क्या करते हैं या दिन भर क्या सोचते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम रात को सोते वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि रात में सोते वक्त जब हम पूरी तरह से रिलैक्स हैं और बाद में हम सोने वाले हैं, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू होता है और रात भर वो एक्टिव रहता है। इसीलिए सोते वक्त हमने जो चीज़ सोची है वो पूरी नींद के दरमियान हम 7 घंटा 8 घंटा जितनी देर सो रहे हैं, वो पूरे 7-8 घंटे वो चीज़ हमारे दिमाग में, स्पेसिफिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमने वाली है। आप लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत बार हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं रात को सोते वक्त, वो हमें सपने में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर क्रिएट करता है, उसके ऊपर काम करता है वो सोच के ऊपर। तो रात को सोते वक्त आप क्या सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको सिखाया जाता है मेडिटेशन विथ अनबॉर्न चाइल्ड, स्पेसिफिक कहाँ पे? सोते वक्त करने के लिए। अगर रात में सोते वक्त आप पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, अपने बेबी के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, आपके बेबी के पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक एक एक चीज आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके बेबी के साथ में बात कर रहे हो, और बात करते करते अगर आप सोते हो तो पूरे नींद के दरमियान आप आपके बेबी के साथ में कनेक्टेड रहोगे। आपका आपके बेबी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा और आपके बेबी की बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स तैयार होते हैं। तो ये नींद के 6-8 घंटे में कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके बेबी के बनने वाले हैं, और वो भी आपके साथ कनेक्टिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। कितने पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनेंगे, कितने स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स बनेंगे, कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा आपके बेबी का, वो सोचिए। तो ये जो मेडिटेशन विथ अनबॉर्न चाइल्ड है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होता है। तो ये टेक्निक आपको सिखाया जाता है, इसमें इंटरनल हीलिंग होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, सब कुछ चीज़ें होती है और आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ में भी दूसरे मेडिटेशन भी आपको सिखाए जाते हैं। गर्भ संस्कार से जन्म लिया हुआ बच्चा और नॉर्मल बच्चा, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके इंटेलिजेंस लेवल में, उसकी पर्सनालिटी में। 100 बच्चों में से भी ये बच्चा उठ के दिखेगा
अलग दिखेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखेगा, क्योंकि उसके बेस लेवल पे काम हुआ है ना। तो आपको भी अगर ऐसी संतान चाहिए तो डेडिकेटेडली गर्भ संस्कार पे काम करना होगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि गर्भ संस्कार ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दरमियान आप कैसे उसे सीखते हो, कैसे फॉलो करते हो, उसके ऊपर आगे का पूरा रिजल्ट डिपेंड है। तो आप लोग एग्री करते हो इस बात को, रेडी हो सब लोग ये करने के लिए? तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है ना। सबसे पहले आप तैयार होना चाहिए ना, आप तैयार रहोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए। थैंक यू रुचि, थैंक यू प्रियंका। कौन कौन रेडी है बताइए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सब लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है, तो भी कोई बात नहीं, आप अभी भी सीख सकते हो और इजीली कर सकते हो। उसके लिए आते हैं गाइडेड मेडिटेशन। बहुत इजी टेक्निक्स होते हैं, कम समय से शुरुआत करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज का जो सिचुएशन है, हमें घर का स्ट्रेस होता है, बहुत जो वर्किंग लोग हैं उनको काम का भी स्ट्रेस होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, और इसके साथ में ही हम कुछ ना कुछ पाने के लिए दिन रात भागते रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड क्लॉथ चाहिए, है ना, घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, चप्पल चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए होता है, और उसके लिए हम दिन रात भागते रहते हैं। यानी हम बाहर की तरफ हमारा पूरा फोकस होता है। मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? अपने अंदर फोकस करने के लिए। इसके साथ में ही ग्रेटिट्यूड का मॉड्यूल होता है, जो अपने पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना, ग्रेटफुल रहना, ब्लेस्ड फील करना, और इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। मेडिटेशन में हम रुकना सीखते हैं, साइलेंस में जाना सीखते हैं। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, जैसे मैंने ADHD बताया था, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स बताए थे, ये सब आपके बेबी में डेवलप ही नहीं होंगे अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन सीखोगे और करोगे। आपके बेबी का ब्रेन आर्किटेक्चर अमेजिंग बनेगा मेडिटेशन से। बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन के। इसके साथ में ही हम 4 क्वेश्चंस डेवलपमेंट के लिए काम करना सिखाते हैं। 4 अलग अलग जो क्वेश्चंस है, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, वो आपको सिखाया जाता है। उसके लिए एक्टिविटीज़ आपको दी जाती है। 21 रूल्स है, जिसे कहते हैं यम नियम, शास्त्रीय यम नियम है। उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले। जैसे चाहिए वैसी संतान आप डेवलप कर सकते हो अगर आप ये 21 रूल फॉलो करते हो। ये हमारा जो कोर्स है, ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी या सुनी भी होगी, लेकिन स्पेसिफिक काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मंथ वाइज जो आपके बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है,
चौथे महीने में आपके बेबी की आईज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर चौथे महीने में आई साइट, आई डेवलप हो रहे हैं, तो आँखों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, वो भी माँ को मिलना चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए, तभी वो आँखें हेल्दी बनेंगी। हम देखते हैं ना आजकल हमारा इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, टैब है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के चश्मे लग रहे हैं। तो ये दिक्कतें अगर आपके बेबी को फेस नहीं करना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो आपको चौथे महीने में काम करना पड़ेगा। आइज के लिए ज़रूरी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो आपको 4th मंथ में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। स्पिनच है, गाजर है, जिस जिस चीज़ों में विटामिन ए है वो आपको डेली रूटीन में खाने पड़ेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे, ताकि आपके बॉडी को अच्छे से विटामिन ए मिले और आँखें अच्छे से डेवलप हो। ऐसे ही 6 मंथ में, 6-7 मंथ में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। 5th मंथ ऑनवर्ड हार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो हार्ट डेवलपमेंट में आपको जो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना ज़रूरी है कि आपके बेबी का हृदय कैसा हो, यानी वो एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति हो, सबके लिए उसके हृदय में दया हो, प्रेम हो, कनेक्टिविटी उसकी अच्छी हो लोगों के साथ में। इसके लिए आपको उस प्रकार का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उस प्रकार के मेडिटेशन करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो मंथ में जो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है स्पेसिफिकली, उस पे भी हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिक काम करना, ताकि वो ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप हो। अभी इसके साथ में ही माइंड प्रोग्रामिंग पे काम करना ज़रूरी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करता है और उसे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये साइंटिफिकली आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और आपके बेबी में क्या क्वालिटी चाहिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे अगर पेन खरीदना है और मैं दुकान में जाती हूँ पेन खरीदने के लिए, और वहाँ पे जाके अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पेन दो, तो चलेगा क्या? नहीं, मुझे स्पेसिफिक वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसा पेन चाहिए मुझे। जेल पेन चाहिए, इंक पेन चाहिए, डॉट पेन चाहिए, कौन से कलर का पेन चाहिए, फाइबर वाला पेन चाहिए, मेटल वाला पेन चाहिए, कितने का चाहिए, 2 रुपए का चाहिए, 2000 का चाहिए, ये स्पेसिफिक मुझे बताना पड़ेगा। यानी मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जब मैं पेन लेने के लिए जा रही हूँ खरीदने के लिए। अगर हम 2 रुपए का पेन लेते वक्त भी इतने क्लियर होते हैं, तो ये हमारा लाइफ का इतना प्रेशियस पार्ट है, तो उसके लिए हमें कितना क्लियर होना ज़रूरी है, हमारा ऑब्जेक्टिव कितना क्लियर होना चाहिए कि हमारा बेबी कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका लुक कैसे होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। एक एक चीज़ पे हमें डीपली सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। और ये सब आता है माइंड प्रोग्रामिंग के अंडर में।
माइंड प्रोग्रामिंग आपको सीखना है, समझना है, विजन चार्ट बनाना है, उसके ऊपर काम भी करना है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, तभी हम मनचाही संतान को पा सकते हैं। जैसे कुम्हार क्या करता है, गीली मिट्टी से अलग अलग शेप के बर्तन बनाता है। जब मिट्टी गीली होती है, जब ही उसे शेप देना, डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाना है। दिया बनाना है, छोटा सा बड़ा घड़ा बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, उसे गीली मिट्टी जब ही डिसाइड करना होता है, उसे शेप देना पड़ता है। फिर वो भट्टी में भूंजा जाता है। एक बार भूंज के वो तैयार हो गया, फिर वो शेप को वो कुम्हार चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे बारे में भी है। हमारे ब्रेन का जब डेवलपमेंट हो रहा है, उसी वक्त हमें डिसाइड करना है कि कैसा ब्रेन हमें डेवलप करना है। एक बार वो बन के तैयार हो गया, जैसे दिया तैयार हो गया, दिए की कैपेसिटी बहुत कम, रिटेंशन कैपेसिटी है, बहुत कम चीज़ उसमें आएगी, तेल। और घड़ा जो है पानी का, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल या पानी हम डाल सकते हैं। तो बाद में ये जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ये क्या है, वो घड़े में और दिए में पानी या तेल डालने जैसा है। उसकी कैपेसिटी गर्भावस्था में ही डिसाइड हो गई। तो इसीलिए उसी वक्त हमें डिसाइड करना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंड प्रोग्रामिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गर्भ संस्कार का। बहुत साइंटिफिकली इस चीज़ पे काम करना होता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है और उस पर आप लोग काम कर रहे हो, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके नहीं, प्रियंका, ऐश्वर्या नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है 80-90% लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे। आपको आपकी डिमांड क्लियर करनी चाहिए। भगवान देने के लिए बैठे हैं। शिवाजी महाराज, लता मंगेशकर, इस टाइप की ग्रेट पर्सनैलिटीज जन्म लेने के लिए तैयार है। वो देख रहे हैं कि कौन सी माता गर्भ संस्कार करके हमें बुलाती है, तो उनके कोख में हम जाएंगे। यानी यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको आपकी डिमांड क्लियर करनी पड़ेगी। वो डिमांड क्लियर करनी पड़ेगी, उसके ऊपर साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा। पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट है। हम क्या करते हैं, पूरा लाइफ फिर काम करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, तो ये जो हमने ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ये सबको ध्यान में आया कि अगर आपको इंटेलिजेंट चाइल्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंटल लेवल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अलग अलग चीज़ों पे, एक्टिविटीज़ पे काम करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफाइड सेक्टर में खुद को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो बन रहे हैं, वो न्यूरॉन्स को स्पार्क मिलना चाहिए, कुछ नया मिलना चाहिए। जैसा व्हाट्सएप पे अगर कुछ नया मैसेज आता है या अलग मैसेज आता है, हटके मैसेज आता है या वीडियो आता है, तो वो चीज़ तुरंत वायरल हो जाती है। वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स को अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, अलग मिला है, हटके मिला है, वो तुरंत दूसरे न्यूरॉन के पास में पास ऑन करता है
और उसमें कनेक्टिविटी न्यूरल नेटवर्क बहुत फास्ट बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसीलिए आपको भी आपके ब्रेन को ऐसी अलग अलग चीज़ें डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे देने की ज़रूरत है। रोज़ हटके चीज़ करना, नई चीज़ करना, ये कहने के लिए मेरे लिए बहुत ईजी है कि रोज़ नया कुछ आप करो, लेकिन करने के लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको रेडी मिल रही है हमारी तरफ से, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो चीज़ बहुत इजीली हो सकती है। अगर आपको रेडीमेड एक्टिविटीज़ मिली रोज़ की रोज़, नहीं तो आप करोगे या नहीं करोगे, बताइए। ढूंढ के करने में करना इजी है या रेडीमेड मिली तो वो करना इजी है। थैंक यू अंकिता। अंकिता बोल रही है बाकी लोगों का क्या कहना है। ओके, हाँ, जैसे रेडीमेड मिली तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा, है ना। आपको ही ढूंढना है, आपको ही रोज करना है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। एक्टिविटीज़ नई या हटके एक्टिविटीज़ किस प्रकार से होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे आपको कुछ कलर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज, ग्रीन, रेड ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वो वर्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी में इसे कहा जाता है न्यूरोबिक्स। जैसे हम बॉडी के लिए एरोबिक्स करते हैं, वैसे ये हमारे न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूरोबिक्स। न्यूरॉन्स को स्टिम्युलेशन देना है, ब्रेन को स्टिम्युलेशन देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड नहीं पढ़ना है, वो कलर पढ़ना है। ऑरेंज ये वर्ड नहीं पढ़ना है, ऑरेंज का कलर जो है ब्लू, वो हमें पढ़ना है। ब्लू, ग्रे, पर्पल, ग्रीन, इस टाइप से आपको पढ़ते जाना है। पढ़िए सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मज़ा आएगा आपको, बेबी भी इंजॉय करेगा। पढ़ के देखिए, पहले थोड़ा स्लो आप पढ़ेंगे, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप फास्ट भी पढ़ सकते हो। कंप्लीट होने के बाद में चैट बॉक्स में डन करके लिखना है आपको। ओके, रुचि का हो गया, थैंक यू रुचि। ट्विंकल, वेरी गुड। एंजॉय किया आप लोगों ने, मज़ा आया। ऐसी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, जो अभी तक आपने कभी देखी भी नहीं है, की भी नहीं है, आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल नहीं है वो। तो उससे क्या होगा, आपके न्यूरॉन स्टिम्युलेट हो गए और उसी प्रकार के रिफ्लेक्सेस आपके बेबी के न्यूरॉन्स को मिलने वाले हैं, और जिससे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो इस टाइप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम लोग देते रहते हैं। जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो का वेट होता है 0.04 मिलीग्राम और जन्म के वक्त बेबी का एवरेज वेट होता है 3 किलो, यानी 2.5 किलो से 3.5 किलो ऑलमोस्ट बेबी का वेट होता है, इसलिए एवरेज 3 किलो लिया। कितने दिनों में ये डेवलपमेंट हो रहा है? 9 मंथ्स में। फर्टिलाइजेशन हुआ उस वक्त कितना था? 0.04 मिलीग्राम और बर्थ के वक्त कितना है? 3 किलो। 3 किलो को अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है नेटवर्क हे झालं आता बघ 3 किलो को अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 30 लाख मिलीग्राम। ये डेवलपमेंट हो रहा है 9 मंथ्स में। इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 7.50 करोड़ ऐसे रेशियो आता है। अभी बर्थ के वक्त वेट कितना था? 3 किलो। एक एवरेज आदमी अगर 90 ईयर्स जीता है तो उसका मैक्सिमम वेट कितना बढ़ेगा? 90 kg। कितने साल में? 90 साल में। 3 किलो से 90 किलो। इसका ग्रोथ रेशियो कितना हो गया? 30। तो अभी आपके समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चार्ट आप देखोगे ना तो आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएगी, आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 90 साल हार्ड वर्क करना है या 9 महीने स्मार्ट वर्क करना है। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार आपके बेबी का जन्म हो गया, वो अपनी आंखों से दुनिया देखने वाला है, अपने दिमाग से सोचने वाला है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अभी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो दोगे वो लेगा और वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। बहुत इजी है इस वक्त काम करना, बाद में काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी हमारा ये जो कोर्स है ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको अवेयरनेस मॉड्यूल लिया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन लिया जाता है, काफ़ी सारे इसके मॉड्यूल्स हैं। 9 स्टेप का प्रोसेस है ये पूरा। आप प्रेगनेंसी के दरमियान यूट्यूब के वीडियो देखते हो, गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हो, बुक्स पढ़ते हो, ये क्या हो गया? नॉलेज लेना। लेकिन सिर्फ अगर आप नॉलेज लोगे और उसे अप्लाई ही नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, तो आपको उसका कुछ भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं। इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये जो कोर्स है ये पूरा प्रैक्टिकल है। हम सब कुछ आपके पास से करवा के लेते हैं, इसीलिए रिजल्ट मिलता है। और ये कोर्स बनाते वक्त हमने इतने सालों में, 2006 से मैं ये काम करती हूँ, इतने सालों में हमने जो कुछ एक्सपीरियंस लिया, जो कुछ हमें रिजल्ट मिले, लोगों से हमें फीडबैक मिले, उसके बेसिस पे ये पूरा कोर्स बनाया गया।
जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। पहले प्रेगनेंसी में जो बुक्स आप लोगों ने पढ़ने चाहिए उसकी लिस्ट हम पार्टिसिपेंट्स को देते थे और कहते थे कि आप ऑर्डर कीजिए ये सारे बुक्स और पढ़िए। लेकिन 1-1.5 साल में हमारे ये ध्यान में आया कि उसमें से 100% बुक्स तो कोई ऑर्डर नहीं करता है, कुछ लोग तो ऑर्डर ही नहीं करते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिले करते हैं ऑर्डर करने के लिए। यानी इसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत कम लोगों ने बुक्स पढ़े और उसमें से भी बहुत कम बुक पढ़े गए। तो उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये निकाला कि हमारी तरफ से हम रेडी फॉर्मेट में आपको बुक देते हैं। एवरी वीक एक बुक शेयर किया जाता है। इससे क्या हो गया, अगर आपको रेडीमेड मिला तो आपकी पढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलने लगे क्योंकि हम लाइव सेशन में उसके ऊपर डिस्कशन भी लेते हैं, किसने क्या कौन सा बुक पढ़ा, उसमें से क्या था वो बुक में, क्या अच्छा लगा, क्या सीखने लायक है, बच्चे के लिए क्या इम्प्लीमेंट करने लायक है, ये हम डिस्कशन लेते हैं। इसलिए हमको समझ में आता है कि कौन कौन पढ़ रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने वो कोर्स के पार्टिसिपेंट से हमने सीखी कि ये चीज़ करने से ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसा ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है हमारा, इतने सालों के रिसर्च से बनाया हुआ कोर्स है। इसमें आयुर्वेद है, बर्थ साइकोलॉजी है, ग्लोबल रिसर्च है, सबका कॉम्बिनेशन करके ये चीज़ बनाई हुई है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपके पास से करवा के लिया जाता है। अभी आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे एक दिन का सेमिनार वेबिनार कुछ अटेंड करते हैं, कोई बुक पढ़ता है, कोई यूट्यूब का वीडियो देखता है और आपको लगता है कि बस हो गया सब कुछ, अभी मैं करूँगी मेरा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आज आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन कुछ दिन में ये मोटिवेशन अपने आप कम हो जाएगा। यानी पहले 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप बहुत मोटिवेशन से काम करोगे, मैंने जो जो बताया वो सब कुछ आप करोगे, लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम होते जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी कम होते जाएगा। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, एक ऐसे ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए कि जहाँ पे सब लोग सेम लेवल पे है, सब लोग सेम काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए कोई मेंटोर है, सब कुछ आपको रेडी चीज़ें मिल रही है, आपको डिस्कस करने के लिए पार्टिसिपेंट्स है, आपके साथ वाले हैं, सेम जर्नी वाले लोग हैं कि आपको जो दिक्कत आ रही है शायद और भी काफ़ी लोगों को आ सकती है, तो उसमें से सॉल्यूशन निकाला जाता है। एक दूसरे का देख के लोग मोटिवेट भी होते हैं कि इसने ये एक्टिविटी ऐसे की है, मैं और भी अच्छा करती हूँ। तो ये सब ग्रुप का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको कोई गर्भ संस्कार कोर्स में ज्वाइन होके ही ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म ये होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हाँ, अभी आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये कोर्स कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कब से ज्वाइन कर सकता है ना। अभी देखिए इम्प्लीमेंटेशन में भी हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देते हैं, यानी आपको डेली अफर्मेशंस दिए जाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ दी जाती है, रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, स्टोरीज़ दी जाती है। स्टोरीज़ में भी एक टाइप की स्टोरीज़ नहीं होती, उसमें हिस्टोरिकल होती है, माइथोलॉजिकल होती है, स्पिरिचुअल होती है, लॉजिकल होती है, इमेजिनरी होती है, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती है। ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ होती है, कभी रीडिंग है, कभी ऑडियो है, कभी वीडियो है, यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चीज़ें आपको करने के लिए मिलेगी, जिससे बहुत अच्छा आपके
न्यूरॉन को, आपके बेबी के न्यूरॉन को स्टिम्युलेशन मिलने वाला है। तो ऐसे हर एक एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा गहराई से काम करके आपको सब चीज़ें दी जाती है। गर्भ संवाद आपको दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन दिए जाते हैं, क्रिएटिव टास्क होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, अभी जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि ये कोर्स कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कब से ज्वाइन कर सकता है। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आप काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है। जिसको बेड रेस्ट है वो लोगों ने तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। जिन्होंने IUI किया है, IVF किया है, वो लोगों ने भी ये करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप IUI करते हो, IVF करते हो, यानी आपने क्या किया कि शादी के कुछ साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, इसीलिए आपने ये ट्रीटमेंट लिया। तो ऑब्वियसली जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो एक एंजाइटी रहती है कि होगा कि नहीं, सही से बराबर होगा कि नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से कैरी करूँगी कि नहीं, मेरे बेबी की डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या रिज़ल्ट आने वाला है। IUI करने के बाद में जब तक साइकिल आपका चलते रहता है, आपका जब पीरियड का डेट आता है, तब भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट होती है। तो ये सब इमोशनल अप डाउन से उसे बैलेंस करने के लिए आपको गर्भ संस्कार बहुत हेल्प करने वाला है। जिनको बेड रेस्ट है उनकी सब एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, रूटीन के काम बंद हो जाते हैं, तो दिन भर अगर सोए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग में निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो ये बेड रेस्ट को कैसे मैनेज करना है, आपके माइंड को कैसे मैनेज करना है, पॉजिटिव कैसे रखना है, वो सब कुछ भी इसमें आपको सिखाया जाता है। तो बेड रेस्ट वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। जिनका 8 मंथ चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने दिन रह गए हैं उतने दिन में हम आपको जो हमारा फास्ट फॉरवर्ड वाला कोर्स है, फास्ट फॉरवर्ड वाला वो कोर्स मॉड्यूल दे के आपके पास से सब कुछ कवर करके लेते हैं। अभी हमारा जो कोर्स है उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अवेयरनेस मॉड्यूल लिया जाता है, यानी उसमें सब कुछ आपको बेसिक सिखाया जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल होता है कि जो आपने चीज़ें सीखी है उसके ऊपर हम काम करवा के लेते हैं। उसके साथ में ही ग्रेटिट्यूड का मॉड्यूल आता है, माइंड प्रोग्रामिंग रहता है, ऐसे एक एक चीज़ें उसमें ऐड होती जाती है। एक एक स्टेप आपने कंप्लीट किया तो नेक्स्ट स्टेप आपका शुरू हो जाएगा। इसके साथ में ही लाइव सेशंस भी होते हैं, जैसे मंगलवार से लेके शुक्रवार तक योगा के सेशंस होते हैं। 2 दिन सुबह, 2 दिन शाम को। योगा के सेशन में योगा आसन के साथ साथ में प्राणायाम, ओमकार, श्लोक, स्तोत्र, ये चीज़ भी लिए जाती है, योग निद्रा भी ली जाती है। और इसके साथ में सैटरडे को गर्भ संस्कार का लाइव सेशन होता है, जिसमें गर्भ संस्कार का एक टॉपिक लिया जाता है, उसके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, डिस्कशन होता है, शेयरिंग होता है, गर्भधान होता है। ऐसे पूरे 2 घंटे का सेशन होता है। यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऑलमोस्ट 24 टॉपिक्स है, तो पूरे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। आपका पूरा प्रेगनेंसी का प्रिपरेशन है, 3rd ट्राइमेस्टर का शेड्यूल है, 9 मंथ का प्रिपरेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रिपरेशन, इन्फेंट डेवलपमेंट, यानी सब कुछ एस्पेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे। तो ऐसा पूरा कोर्स रहेगा ये, जिसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपका कवर किया जाएगा। अभी ये जो कोर्स है ये पूरा पेड कोर्स रहेगा, क्योंकि जब तक आप मनी पे नहीं करते हो, जैसे कि आज का अपना वेबिनार फ्री था, काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन फ्री है ना, ज्वाइन किया तो किया, नहीं किया
इसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए इतना कम लोगों ने ये ज्वाइन किया। तो अगर आप फीस भरते हो, फीस भर के ज्वाइन करते हो, तो आप सीरियस हो जाते हो, आप अटेंशन देते हो बहुत अच्छे से कि कब क्लास है, कितने दिन है, मुझे सब सेशन ज्वाइन करना है। आप अटेंशन देते हो, उसके ऊपर एक्शन भी लेते हो, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए आपको पेड कोर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री कोर्स से वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला जो पेड कोर्स से आप मिलने वाला है। और इसमें आप मनी पे कर रहे हो, लेकिन मनी से भी इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। हम सबको भगवान ने लिमिटेड टाइम देके धरती पर भेजा है, और प्रेगनेंसी में तो सबके पास ही बहुत लिमिटेड टाइम है, 9 मंथ्स का ही टाइम है। तो ये टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जो आपका बहुत वैल्यूएबल एसेट है, तो उसका डेफिनेट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, है ना? तो इसीलिए आप पेड कोर्स आप लोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, अटेंशन दोगे, एक्शन लोगे, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है।